नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर SST/GS का प्रैक्टिस सेट 40 लेकर के आए हुए हैं। यदि आपने इसके पहले 1 से 39 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी जैक के किताब के स्पेशल प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है। इसमें बाजारू किताब का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, सभी यहाँ पर जो है आपको जेसीईआरटी जैक की किताब से मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जेसीईआरटी जैक का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल 6 से लेकर के 10 तक का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर बना दिया गया है। अब हम उसी में से आपको हर एक चैप्टर को मिक्स करके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाया है, और आप इसमें देखिए कितना सही कर पाते हैं। और जो शिक्षक यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा विद्यार्थी देना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आपको बता देते हैं जेसीईआरटी जैक की किताब से बाजारू किताब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से रहेंगे। अभी जो परीक्षा हुआ उसमें भी यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न थे, इसलिए आप सभी यहाँ पर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और सभी को यहाँ से नोट्स लेकर के परीक्षा जाने से पहले पढ़ करके ही जाइएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है और इसमें बहुत अधिक जो है आपको परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है जेसीईआरटी किताब का। चलिए अगला देखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये आपका जो है यहाँ पर जेएसएससी में भी पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुए, और उसके साथ आपका जेटेट में भी प्रश्न आया हुआ है और एचटेट में भी प्रश्न आपको आया हुआ है। यह गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है सारनाथ, बिहार, बोध गया या उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया। ये सारनाथ किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है, जहाँ पर अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया है, ठीक है। तो वही वहाँ पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है वहीं पर आपको गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। चलिए दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? एक चीज़ आप देखिए,
जो उपदेश देने वाली घटना है या बुद्ध से संबंधित घटना या महावीर स्वामी से संबंधित घटना वाला सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न कभी न कभी आपको निकल के आता ही आता है। तो बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं, ठीक है। तो बुद्ध का उपदेश, बुद्ध अपना उपदेश किसके लिए दे रहे होंगे बताइए? तो बुद्ध अपना उपदेश धर्म को बढ़ाने के लिए दे रहे होंगे। किसके लिए दे रहे होंगे? धर्म को बढ़ाने के लिए। तो बुद्ध के उपदेश देने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बुद्ध के उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये महाभिनिष्क्रमण क्या है? ये बुद्ध की कौन सी घटना है? तो बुद्ध के गृह त्याग, बुद्ध जब गृह त्याग रहे थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है महापरिनिर्वाण। ये बुद्ध के शरीर त्याग यानी बुद्ध के मृत्यु, ठीक है, बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण, मोक्ष प्राप्ति घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति घटना को, शरीर त्याग की घटना को। क्लियर? तो तीनों घटना को याद रखिएगा, बार बार आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है बुद्ध ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया? बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग कहाँ किया? तो बुद्ध ने अपना उपदेश तो सारनाथ में दिया, और बौद्ध गया में क्या हुआ? तो वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे, जो बोधि वृक्ष कहलाया, तो बौद्ध गया में। और कुशीनगर जो ये उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग किया था। बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग किए थे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं, ठीक है। तो बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, शरीर त्याग की घटना मतलब मोक्ष की प्राप्ति, शरीर त्याग की घटना मतलब मोक्ष की प्राप्ति होना, मृत्यु को प्राप्त होना या शरीर को त्याग देना, ये तीनों चीज़ में से कोई भी पूछ देगा आपको। तो शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण या निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, शरीर त्याग, मृत्यु प्रतीक, ये सभी महापरिनिर्वाण में जाएंगे, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, धर्मचक्र परिवर्तन मतलब प्रथम उपदेश जो दिए उसको कहेंगे, और महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति, शरीर त्याग की घटना को कहेंगे, ठीक है। तो बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, खान कहते हैं, धातु कहते हैं या कोई नहीं, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा, जैसे पृथ्वी के भूपृष्ठ के नीचे गहराई से खान करके जो माइन से वहाँ से निकाला जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनन द्वारा जो प्राप्त होते हैं उसको देखिए हम लोग कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं उसको? खनिज, ठीक है। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अगला है, वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उससे क्या कहते हैं? खनिज, अयस्क, गैंग या कोई नहीं, ठीक है। तो जो धरती के अंदर से निकाला जाता है उसको खनिज कहते हैं, और जो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है। तो जो अंदर से निकाला गया वो खनिज, और जिससे धातु प्राप्त करेंगे उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और जो अशुद्धि रहती है उसको गैंग कहते हैं। तीनों को याद रखिएगा। जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होती है उससे क्या कहते हैं? जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की, यानी वैसा धातु खनिज जिसमें लोहा का प्रधानता हो, उसका नाम क्या आएगा? लौह धात्विक खनिज आएगा, और लौह धात्विक खनिज आएगा, धात्विक खनिज आएगा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, वैसा धात्विक खनिज है जिसमें लोहा का प्रधानता हो, तो इसको हम लोग कहेंगे लोहा का प्रधानता है, तो लौह धात्विक खनिज के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। लौह धात्विक खनिज के नाम से हम लोग जानेंगे, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा लौह धात्विक खनिज। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है आपको बताना है, ठीक है। देखिए, बुद्ध का एक तो अभी वहाँ पर चिन्ह प्रतीक के रूप में आ रहा था, जिसको आप देखें महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, दोनों को आपने यहाँ पर देखा। अब देखिए यहाँ पर प्रतीक आएगा, बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, निर्वाण का प्रतीक क्या है,
और यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक क्या है। ये चारों प्रश्न देखिए कभी न कभी निकल के आपको आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक ट्रिक यहाँ पर है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है, याद रखिएगा जन्मे कमलेश, ठीक है। क्या याद रखिएगा, जन्मे कमलेश। पहला है जन्मे कमलेश, त्यागे घोड़ा। जन्म के साथ क्या त्याग दिए, घोड़ा। जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा, ठीक है। बुध निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह। और मृत्यु स्तूपे, मृत्यु जब हुआ तो क्या हुआ, स्तूप में गए। और ज्ञाने पीपल, ज्ञाने पीपल, यानी बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और साढ़ है। कमलेश मतलब कमल और साढ़, ठीक है। त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुध निर्वाण पद चिन्ह, यानी बुध से जुड़ा हुआ है। बुध यहाँ पे से हमने लगाया कि बुध से संबंधित घटना है। निर्वाण पद चिन्ह, या निर्वाण का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप है। और ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल है। इतना चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं न कहीं लिख लीजिएगा, इसका ट्रिक आपको दिया गया है। तो बुध के जन्म का प्रतीक आपको याद हो गया, कमल और साढ़ है। त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल है। और बुध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, ठीक है। अभी हमने लिख भी दिया आपको। अब देखिए बुध के त्याग का प्रतीक क्या है, तभी आप पढ़े थे, जन्मे कमलेश। जन्मे कमलेश अभी लिखे हुए थे हम, ठीक है। जन्म का प्रतीक कमल अनुसार, तो त्याग दिए घोड़ा, त्यागे घोड़ा, मतलब त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है, ठीक है। और उसके बाद त्यागे घोड़ा। बुध निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। आगे आएगा देखिए, बुध के ज्ञान का प्रतीक क्या है, तो ज्ञाने पीपल। आपको बताया था ज्ञाने पीपल, तो ज्ञान कहाँ मिला था उनको, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान का प्रतीक पीपल है। ऑप्शन है कमल है, साढ़ है, घोड़ा है, पीपल। तो राइट आंसर पीपल, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। बुध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है, बुध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बुध का निर्वाण मतलब पद चिन्ह है, पद चिन्ह। तो जन्म का प्रतीक कमल और साढ़ है, और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। तो पद चिन्ह हो गया, ठीक है, पद चिन्ह हो गया। तो वहाँ पर जो आपको पांचों चीज़ बताएं, पांचों चीज़ में से एक चीज़ कभी न कभी आ सकता है, इसलिए देख लीजिएगा आप लोग। बुध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल, साढ़, स्तूप या कोई नहीं, ठीक है। तो बुध के मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ठीक है। क्या है, स्तूप है। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिवाया, देखिए बौद्ध धर्म को, जो यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। तो कलिंग युद्ध में बहुत अधिक नरसंहार हुआ। इस नरसंहार होने के बाद क्या हुआ, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसने जो यहाँ पर एक शपथ ले लिए कि अब से युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, अब से युद्ध नहीं करेंगे। लोगों का बिलखते चिलखते और खून की धार बहते देखकर अशोक ने युद्ध नहीं करने की शपथ ले लिया। और किस धर्म को अपनाया, ये भी प्रश्न पूछता है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक किए, और इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजें, ठीक है। कहाँ भेजें, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजें। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये अशोक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की, 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं, ठीक है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को की थी। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जनक जो है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत कब किया गया, भारतीय संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत कब किया गया, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950 या कोई नहीं, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, आप जो है यहाँ पर जो भी किताब लेते हैं तो किताब में देखिए ऊपर में एक प्रस्तावना दिया हुआ रहता है, क्या रहता है प्रस्तावना,
जिसमें लिखा होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में, ठीक है हम शॉर्ट बता रहे हैं आपको, उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, देखिए याद रखिएगा, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख क्या लिखा होता है, आज तारीख 26 नवंबर, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी सन 2006 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो वही अंगीकृत यहाँ पर कह रहा है, 26 नवंबर 1949 वही अंगीकृत यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण होता है, जिसमें धातु का गुण होता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु का गुण नहीं होता है उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा या सभी, ठीक है। जिसमें धातु की प्रधानता होती है उसको धात्विक खनिज कहते हैं। तो सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा भी धातु है, यानी राइट आंसर का सभी हो जाएगा, ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है आपको बताना है, ठीक है। तो जिसमें अधातु होगा, जो खनिज अधातु के रूप में आएगा उसको अधात्विक खनिज कहेंगे। खनिज का मतलब जो सभी पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, लेकिन उसमें से धातु भी निकाला जाता है, अधातु भी निकाला जाता है। तो जो अधातु होगा उसको अधात्विक खनिज कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चूना पत्थर, जिप्सम, अबरक, सभी, तो इसमें राइट आंसर आप सभी दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है। चीन, भारत, ईरान, इराक। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश जो है आपका चीन है, भारत का स्थान तीसरा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है। चीन, भारत, ब्राज़ील या ईरान, ठीक है। तो भारत का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश के रूप में भारत को जाना जाता है। प्रश्न एक बार आया हुआ है, भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान को कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 29 नवंबर 1949 ईस्वी या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया और उसी दिन से भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, गणतंत्र दिवस का झंडा फहराते हैं। वो डेट है आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, याद रखिएगा। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं, ठीक है। तो देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो देश का संवैधानिक प्रधान जो है आपका राष्ट्रपति यहाँ पर होते हैं, देश का संवैधानिक प्रधान। देखिए एक प्रश्न ये भी पूछता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है। देश में तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, तो उसका भी आंसर यहाँ पर आपका राष्ट्रपति ही आएगा, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। सिटी ऑफ गोल्ड के नाम या ईगोली, सिटी ऑफ गोल्ड या ईगोली के नाम से किसको जाना जाता है। सिटी ऑफ गोल्ड या ईगोली, कहीं प्रश्न नहीं मिलेगा, जो आप बाजारू प्रैक्टिस सेट लेंगे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, जेएसएससी में 2 बार झारखंड में गया है। सिटी ऑफ गोल्ड या ईगोली के नाम से किसको जाना जाता है। यूरोप को, अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को या कोई नहीं, ठीक है। तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है। किसको जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका को कहीं नहीं मिलेगा, ये सब आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जिसको ईगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर यही है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोना, चांदी, हीरा या कोई नहीं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो किम्बरेले खान है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। हीरा के लिए।
विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादक देश कौन है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब आपके झारखंड में आइए। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन है? बताइए, झारखंड का बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन है? तो झारखंड में बॉक्साइट उत्पादक जिला जो है आपका वो लोहरदगा है। लोहरदगा है। कौन है? लोहरदगा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, इसीलिए आप कभी कभी जब अपने एरिया में कहीं घूमते होंगे तो आप लोहरदगा से बस आते देखते होंगे, या जो मालगाड़ी है वो उसमें भी रहता है। नहीं तो आप यहाँ पर जब टोरी जंक्शन स्टेशन पर आइएगा तो वहाँ भी देखिएगा बॉक्साइट रहता है, या रीचू घुट्टा स्टेशन पर आप आते होंगे तो वहाँ भी बॉक्साइट लगा हुआ रहता है ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे। ठीक है, तो ये बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ से यहाँ पर सामान आते हैं और यहाँ से मालगाड़ी के थ्रू सभी जगह जाते हैं। ठीक है, लेकिन उत्पादक देश कौन है? उत्पादक अगर झारखंड में कहिएगा जिला कौन है तो लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला। ठीक है, देखिए लोहरदगा से एक प्रश्न और आता है कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? देखिए प्रश्न आपका ये जेटेट में पूछा हुआ है। ये प्रश्न आपका जेटेट में पूछा हुआ है। लोहरदगा के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो वो लोहरदगा ही है। वो कौन है? लोहरदगा ही है। ठीक है, सबसे छोटा जिला भी कौन है? तो लोहरदगा भी है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। अशोक का ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, रिजु भाषा या कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख लिखे गए हैं वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? लिपि की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइका लिपि या कोई नहीं। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्रश्न ये भी आया हुआ है, ये भी आपको जेएसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है 2 बार, और एच टेट में 2 बार आया है, बिहार टेट में 2 बार आया है। ठीक है, तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। एकदम बांट लीजिएगा सारे प्रश्न। आपको जैसे आर्टिस्ट हम दे रहे हैं दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। किसी को आपको कमज़ोर नहीं समझना है, प्रश्न कहीं से भी अचानक टपक सकता है इसे। ठीक है, तो सभी कोई देख लीजिएगा। बाकी इसका तो चैप्टर बाय चैप्टर आपका PDF बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, सभी कोई जुड़ करके यहाँ से 500 रुपये में परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो भी है, उसका PDF भी है, साथ में आपको यहाँ पर बात करने की सुविधा, और एग्ज़ाम तक के लिए आपको यहाँ पर क्लास भी दिया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 500 रुपये में, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? गणित, विज्ञान, भूगोल या अर्थशास्त्र। ठीक है, तो एक प्रश्न तो यही बन गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री उसका नाम क्या था? प्रश्न ये भी आया हुआ है आपका। तो चाणक्य या कौटिल्य, दो में से कोई रहता है। ठीक है, तो चाणक्य हो गया। अब रहा कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? तो चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, या अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये भी आता है, चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? गणित, विज्ञान, इंडिका या अर्थशास्त्र। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने किस पुस्तक को लिखा था? इंडिका। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। या इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज। क्लियर रहिएगा, मेगास्थनीज और इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएसएससी में भी आया है और यहाँ पर पी टेट में भी आया है। ठीक है, पी टेट में भी पूछा गया है, पंजाब टेट में भी पूछा गया है। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? सेल्यूकस, वर्धमान, कलकत्ता या कोनी। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस, निकेटर सेल्यूकस के रहने वाला निवासी था, राजदूत था, सेल्यूकस का था। देश का प्रथम राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। तो देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए थे। मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट में, और ये प्रश्न अभी तक झारखंड में 4 बार आया है, जेएसएससी में 4 बार आया है, जेटेट में भी 1 बार आया। ठीक है, मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है? बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा या कोई नहीं। ठीक है, तो एक नारा है, मरांग गोमके की जय हो।
मैंने मरांग गोप के जय, जय मैंने जयपाल सिंह मुंडा। किसको कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है, 2 बार तो आपका झारखंड में ही आया हुआ है, झारखंड जीके के अंतर्गत आया हुआ है, तो उसको देख लेना है आप लोग। देखिए इसके लिए क्या है, तो 1928 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने एम्स्टर्डम ओलंपिक जीते थे और 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया था। ठीक है, 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप डेली यहाँ पर जो है सुबह में जुड़ करके 5:30 बजे जो है आप SST GS ओब्लिक GS यहाँ पर 1 से 5 के शिक्षक, 6 से 8 के शिक्षक, भाषा शिक्षक जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी को जुड़े, सभी को यहाँ से नोट्स खरीदें और सारे इंपॉर्टेंस नोट्स JCRT जैक की किताब का है, जो कि आपको किताब का किसी तरह का बाजारू सेट लेने का ज़रूरी नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ से ही आप जुड़ करके तैयारी कीजिएगा, आपको 100% यहाँ से प्रश्न आएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।